ग्राम प्रवेश। प्रायः प्रत्येक पाठशाला में एक पुरुष और एक स्त्री की व्यवस्था की गई थी। उन्हीं के द्वारा दवा और सफाई के काम करने थे। स्त्रियों की मार्फत स्त्री समाज में प्रवेश करना था। दवा का काम बहुत सरल बना लिया गया था। अरंडी का तेल, कुनैन और एक मरहम, इतनी ही चीजें प्रत्येक पाठशाला में रखी जाती थीं। सफाई का काम कठिन था। लोग गंदगी दूर करने को तैयार नहीं थे। जो लोग रोज खेतों की मजदूरी करते थे, वो भी अपने हाथ से मैला साफ करने को तैयार नहीं थे। डॉक्टर देव झट हार मान जाने वाले आदमी नहीं थे। उन्होंने और स्वयं सेवकों ने अपने हाथ से एक गांव के रास्तों की सफाई की, लोगों के आंगनों से कचरा साफ किया, कुओं के आसपास के गड्ढे भरे, कीचड़ निकाला और गांव वालों को स्वयं सेवक देने की बात प्रेम पूर्वक समझाते रहे। इन अनुभवों में से एक, जिसका वर्णन मैंने स्त्रियों की कई सभा में किया है, यहां देना अनुचित न होगा। भीती हरवा एक छोटा सा गांव था। उसके पास उससे भी छोटा एक गांव था। वहां कुछ बहनों के कपड़े बहुत मैले दिखाई दिए। इन बहनों को कपड़े बदलने के बारे में समझाने के लिए मैंने कस्तूरबाई से बात की। उसने उन बहनों से बात की। उनमें से एक बहन कस्तूरबाई को अपनी झोपड़ी में ले गई और बोली, भाप देखिए, यहां कोई पेटी या अलमारी नहीं है जिसमें कपड़े बंद हो। मेरे पास यही एक साड़ी है जो मैंने पहन रखी है। मैं इसे कैसे धो सकती हूँ? महात्मा जी से कहिए कि वे कपड़े दिलवाएं। उस दशा में मैं रोज नहाने और कपड़े बदलने को तैयार रहूंगी। हिंदुस्तान में ऐसे झोपड़े अपवाद स्वरूप नहीं हैं। असंख्य झोपड़ों में साज सामान, संदूक, पेटी, कपड़े लत्ते कुछ नहीं होता और असंख्य लोग केवल पहने हुए कपड़ों पर ही अपना निर्वाह करते हैं। एक दूसरा अनुभव भी बताने जैसा है। चंपारण में बांस या घास की कमी नहीं होती। लोगों ने भीती हरवा में पाठशाला का जो छप्पर बनाया था, वो बांस और घास का था। किसी ने उसे रात को जला दिया। संदेह तो आसपास के नीलहों के आदमियों पर हुआ था, पर फिर से बांस और घास का मकान बनाना मुनासिब मालूम नहीं हुआ। ये पाठशाला श्री सोमण और कस्तूरबाई के जिम्मे थी। श्री सोमण ने ईंटों का पक्का मकान बनवाने का निश्चय किया और उनके स्व परिश्रम की छूट दूसरों को लगी, जिससे देखते ही देखते ईंटों का मकान बनकर तैयार हो गया और फिर से मकान के जल जाने का डर भी न रहा। इस प्रकार पाठशाला, सफाई और औषधि उपचार के कामों से लोगों में स्वयं सेवकों के प्रति विश्वास और आदर की वृद्धि हुई और उन पर अच्छा प्रभाव भी पड़ा। पर मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि इस काम को स्थायी रूप देने का मेरा मनोरथ सफल न हो सका। जो स्वयं सेवक मिले थे, वे एक निश्चित अवधि के लिए ही मिले थे। दूसरे नए स्वयं सेवकों के मिलने में कठिनाई हुई और बिहार से इस काम के लिए योग्य स्थायी सेवक मुझे न मिल सके। मुझे भी चंपारण का काम पूरा होते होते दूसरा काम, जो कि तैयार हो रहा था, घसीट ले गया। इतने पर भी 6 महीनों तक हुए इस काम ने इतनी जड़ पकड़ ली थी कि एक नहीं तो दूसरे स्वरूप में उसका प्रभाव आज तक बना हुआ है। मजदूरों के संपर्क में। चंपारण में अभी मैं समिति के काम को समेट ही रहा था कि इतने में खेड़ा से मोहनलाल पंड्या और शंकरलाल पारीख का पत्र आया कि खेड़ा जिले में फसल नष्ट हो गई है और लगान माफ कराने की जरूरत है। उन्होंने आग्रह पूर्वक लिखा कि मैं वहां पहुंचूं और लोगों की रहनुमाई करूं। मौके पर जांच किए बिना कोई सलाह देने की मेरी इच्छा नहीं थी, न मुझ में वैसी शक्ति या हिम्मत ही थी। दूसरी ओर से श्री अनुसुया बाई का पत्र उनके मजदूर संघ के बारे में आया था। मजदूरों की तनख्वाहें कम थीं, तनख्वाह बढ़ाने की उनकी मांग बहुत पुरानी। इस मामले में उनकी रहनुमाई करने का उत्साह मुझ में था, लेकिन मुझ में ये क्षमता न थी कि इस अपेक्षाकृत छोटे प्रतीत होने वाले काम को मैं दूर बैठकर ही कर सकूं। इसलिए मौका मिलते ही मैं पहले अहमदाबाद पहुंचा। मैंने ये सोचा था कि मामलों की जांच करके थोड़े समय में मैं वापस चंपारण पहुंचूंगा और वहां के रचनात्मक काम की देखरेख करूंगा। पर अहमदाबाद पहुंचने के बाद वहां ऐसे काम निकल आए कि मैं कुछ समय तक चंपारण नहीं जा सका और जो पाठशालाएं वहां चल रही थीं, एक एक करके वो बंद हो गईं। साथियों ने और मैंने कितने ही हवाई किले रचे थे, पर कुछ समय के लिए सब कुछ ढह गया। अहमदाबाद में खेड़ा जिले के काम के बारे में सलाह मशविरा हो ही रहा था कि इस बीच मैंने मजदूरों का काम हाथ में ले लिया। मेरी स्थिति बहुत ही नाजुक थी। मजदूरों का मामला मुझे मजबूत मालूम हुआ। श्री अनुसुया बाई को अपने सगे भाई के साथ लड़ना था। मजदूरों और मालिकों के बीच इस दारुण युद्ध में श्री अंबालाल साराभाई ने मुख्य रूप से हिस्सा लिया था। मिल मालिकों के साथ मेरा मीठा संबंध था। उनके विरुद्ध लड़ने का काम विकट था।
उनसे चर्चाएं करके मैंने प्रार्थना की कि वे मजदूरों की मांग के संबंध में पंच नियुक्त करें, किंतु मालिकों ने अपने और मजदूरों के बीच पंच के हस्तक्षेप की आवश्यकता को स्वीकार नहीं किया। मैंने मजदूरों को हड़ताल करने की सलाह दी। ये सलाह देने से पहले मैं मजदूरों के और मजदूर नेताओं के संपर्क में अच्छी तरह आया, उन्हें हड़ताल की सारी शर्तें समझाईं। पहली, किसी भी दशा में शांति भंग न होने दी जाए। दूसरी, जो मजदूर काम पर जाना चाहें उनके साथ जोर जबरदस्ती न की जाए। मजदूर भिक्षा का अन्न न खाएं। हड़ताल कितनी ही लंबी क्यों न चले, वे दृढ़ रहें और अपने पास पैसे न रहें तो दूसरी मजदूरी करके खाने योग्य कमा लें। मजदूर नेताओं ने ये शर्तें समझ लीं और स्वीकार कर लीं। मजदूरों की आम सभा हुई और उसमें उन्होंने निश्चय किया कि जब तक उनकी मांग मंजूर न की जाए अथवा उसकी योग्यता अयोग्यता की जांच के लिए पंच की नियुक्ति न हो, तब तक वे काम पर नहीं जाएंगे। कहना होगा कि इस हड़ताल के दौरान में मैं श्री वल्लभ भाई पटेल और श्री शंकरलाल बैंकर को यथार्थ रूप में पहचानने लगा। श्री अनुसुईया बाई का परिचय तो मुझे इसके पहले ही अच्छी तरह हो चुका था। हड़तालियों की सभा रोज साबरमती नदी के किनारे एक पेड़ की छाया तले होने लगी। उसमें वे लोग सैकड़ों की तादाद में जमा होते। मैं उन्हें रोज प्रतिज्ञा का स्मरण कराता तथा शांति बनाए रखने और स्वाभिमान की रक्षा करने की आवश्यकता को समझाता। वे अपना एक टेक का झंडा लेकर रोज शहर में घूमते और जुलूस के रूप में सभा में हाजिर रहते। ये हड़ताल 21 दिन तक चली। इस बीच समय समय पर मैं मालिकों से बातचीत करता रहा और उन्हें इंसाफ के लिए मनाता रहा था। आश्रम की झांकी। मजदूरों की बात को आगे बढ़ाने से पहले यहां आश्रम की झांकी देख लेना आवश्यक है। चंपारण में रहते हुए भी मैं आश्रम को भूल नहीं सकता था। कभी कभी वहां हो भी आता था। कोचरब अहमदाबाद के पास एक छोटा सा गांव है। आश्रम का स्थान इसी गांव में था। कोचरब में प्लेग शुरू हुआ। आश्रम के बालकों को मैं उस बस्ती के बीच सुरक्षित नहीं रख सकता था। स्वच्छता के नियमों का अधिक से अधिक सावधानी से पालन करने पर भी आसपास की अस्वच्छता से आश्रम को अछूता रखना असंभव था। कोचरब के लोगों से स्वच्छता के नियमों का पालन कराने की अथवा ऐसे समय में उनकी सेवा करने की शक्ति हम में नहीं थी। हमारा आदर्श तो ये था कि आश्रम को शहर या गांव से अलग रखें, फिर भी वो इतना दूर न हो कि वहां पहुंचने में बहुत कठिनाई हो। किसी न किसी दिन तो आश्रम को आश्रम के रूप में सुशोभित होने से पहले जमीन पर खुली जगह में स्थिर होना ही था। प्लेग को मैंने कोचरब छोड़ने का नोटिस माना। श्री पूंजा भाई हीराचंद आश्रम के साथ बहुत निकट का संबंध रखते थे और आश्रम की छोटी बड़ी सेवा शुद्ध और निराभिमान भाव से करते थे। उन्हें अहमदाबाद के कारोबारी जीवन का व्यापक अनुभव था। उन्होंने आश्रम के लिए जमीन की खोज तुरंत ही कर लेने का बीड़ा उठाया। कोचरब के उत्तर दक्षिण के भाग में मैं उनके साथ घूमा। फिर उत्तर की ओर 3-4 मील दूर कोई टुकड़ा मिल जाए तो उसका पता लगाने की बात मैंने उनसे कही। उन्होंने आज की आश्रम वाली जमीन का पता लगा लिया था। वो जेल के पास है, ये मेरे लिए खास प्रलोभन था। सत्याग्रह आश्रम में रहने वाले के भाग्य में जेल तो लिखा ही होता है। अपनी इस मान्यता के कारण जेल का पड़ोस मुझे पसंद आया। मैं ये तो जानता ही था कि जेल के लिए हमेशा वही जगह पसंद की जाती है जहां आसपास स्वच्छ स्थान हो। कोई 8 दिन के अंदर ही जमीन का सौदा तय कर लिया गया। जमीन पर न तो कोई मकान था न कोई पेड़। जमीन के हक में नदी का किनारा और एकांत, ये 2 बड़ी सिफारिशें थीं। हमने तंबुओं में रहने का निश्चय किया और सोचा कि रसोई घर के लिए टीन का एक काम चलाऊ छप्पर बांध लेंगे और धीरे धीरे स्थायी मकान बनाना शुरू कर देंगे। इस समय आश्रम की बस्ती बढ़ गई थी। लगभग 40 छोटे बड़े स्त्री पुरुष साथ थे। सुविधा ये थी कि सब एक ही रसोई घर में खाते थे। योजना की कल्पना मेरी थी। उसे अमली रूप देने का बोझ उठाने वाले तो नियमानुसार स्वर्गीय मगनलाल गांधी ही थे। जब मजदूरों की हड़ताल हुई तब आश्रम की नींव पड़ रही थी। आश्रम की प्रधान प्रवृत्ति बुनाई काम की थी। काटने की तो अभी हम खोज ही नहीं कर पाए थे। अतएव पहले बुनाई घर बनाने का निश्चय किया गया। इससे उसकी नींव चुनी जा रही थी। उपवास। मजदूरों ने शुरू के 2 हफ्तों में खूब हिम्मत दिखाई, शांति भी खूब रखी। प्रतिदिन की सभाओं में वे बड़ी संख्या में हाजिर भी रहे। प्रतिज्ञा का स्मरण मैं रोज उन्हें करवाता ही था। वे रोज पुकार पुकार कर कहते थे कि हम मर मिटेंगे पर अपनी टेक कभी न छोड़ेंगे। लेकिन आखिर में वे कमजोर पड़ते जा रहे थे
और जिस प्रकार कमजोर आदमी हिंसक होता है, उसी प्रकार उनमें जो कमजोर पड़े वे मिल में जाने वालों का द्वेष करने लगे और मुझे डर मालूम हुआ कि कहीं वे किसी के साथ जबरदस्ती न कर बैठें। रोज की सभा में लोगों की उपस्थिति कम पड़ने लगी। आने वालों के चेहरों पर उदासीनता छाई रहती। मुझे खबर मिली कि मजदूर डगमगाने लगे हैं। मैं परेशान हुआ। मैं ये सोचने लगा कि ऐसे समय में मेरा धर्म क्या हो सकता है। सवेरे का समय था। मैं सभा में बैठा था और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। किंतु सभा में ही मेरे मुंह से ये निकल गया कि यदि मजदूर फिर से दृढ़ न बने और फैसला होने तक हड़ताल को चला न सके तो मैं तब तक के लिए उपवास करूंगा। जो मजदूर हाजिर थे वे सब हक्के बक्के रह गए। अनुसूया बहन की आंखों से आंसू की धारा बह चली। मजदूर बोल उठे, आप नहीं, हम उपवास करेंगे। आपको उपवास नहीं करना चाहिए। हमें माफ कर दीजिए, हम अपनी प्रतिज्ञा का पालन करेंगे। मैंने कहा, आपको उपवास करने की जरूरत नहीं है। आपके लिए तो यही बस है कि आप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करें। हमारे पास पैसा नहीं है। हम मजदूरों को अन्न खिलाकर हड़ताल नहीं चलाना चाहते। आप कुछ मजदूरी कीजिए, उससे अपनी रोजी रोटी के लायक पैसा कमा लीजिए। ऐसा करेंगे तो फिर हड़ताल कितने ही दिन क्यों न चले, आप निश्चिंत रह सकेंगे। मेरा उपवास तो अब फैसले से पहले न छूटेगा। वल्लभ भाई पटेल मजदूरों के लिए म्युनिसिपैलिटी में काम खोज रहे थे, पर वहां कुछ काम मिलने की संभावना नहीं थी। आश्रम की बुनाई शाला में रेत का भराव करने की जरूरत थी। मगनलाल गांधी ने सुझाया कि इस काम में बहुत से मजदूर लगाए जा सकते हैं। मजदूर इसे करने के लिए तैयार हो गए। अनुसूया बहन ने पहली टोकरी उठाई और नदी में से रेत की टोकरियां ढोने वाले मजदूरों की एक कतार में खड़ी हो गई। ये दृश्य देखने लायक था। मजदूरों में नया बल आ गया। उन्हें पैसे चुकाने वाले चुकाते चुकाते थक गए। इस उपवास में एक दोष था। मैं ऊपर लिख चुका हूं कि मालिकों के साथ मेरा मीठा संबंध था, इसलिए उन पर उपवास का प्रभाव पड़े बिना रह ही नहीं सकता था। मैं तो जानता था कि सत्याग्रही के नाते मैं उनके विरुद्ध उपवास कर ही नहीं सकता। उन पर कोई प्रभाव पड़े तो वो मजदूरों की हड़ताल का ही पड़ना चाहिए। मेरा प्रायश्चित उनके दोषों के लिए नहीं था, मजदूरों के दोष के निमित्त था। मैं मजदूरों का प्रतिनिधि था, इसलिए उनके दोष से मैं दोषित होता था। मालिकों से तो मैं केवल विनती ही कर सकता था। उनके विरुद्ध उपवास करना उन पर ज्यादती करने के समान था। फिर भी मैं जानता था कि मेरे उपवास का प्रभाव उन पर पड़े बिना नहीं रहेगा। प्रभाव पड़ा भी, किंतु मैं अपने उपवास को रोक नहीं सकता था। मैंने स्पष्ट देखा कि ऐसा दोषमय उपवास करना मेरा धर्म है। सेठ अंबालाल इस हड़ताल के विरुद्ध दृढ़ रहने वालों में अग्रगण्य थे। उनकी दृढ़ता आश्चर्यजनक थी। उनकी निष्कपटता भी मुझे उतनी ही पसंद आई। उनसे लड़ना मुझे प्रिय लगा। उनके जैसे अगुआ जिस विरोधी दल में थे, उस पर उपवास का पड़ने वाला अप्रत्यक्ष प्रभाव मुझे अखरा। फिर उनकी धर्मपत्नी श्री सरला देवी का मेरे प्रति सगी बहन जैसा प्रेम था। मेरे उपवास से उन्हें जो घबराहट होती थी वो मुझसे देखी नहीं जाती थी। इस प्रकार चारों ओर प्रेममय वातावरण बन गया। मालिक केवल दयावश होकर समझौते का रास्ता खोजने लगे। अनुसूया बहन के यहाँ उनकी चर्चाएं चलने लगीं। श्री आनंद शंकर ध्रुव भी बीच में पड़े। आखिर वे पंच नियुक्त हुए और हड़ताल टूटी। मुझे केवल 3 उपवास करने पड़े। मालिकों ने मजदूरों को मिठाई बांटी और 21वें दिन समझौता हुआ। खेड़ा सत्याग्रह। मजदूरों की हड़ताल समाप्त होने के बाद दम लेने को भी समय न मिला और मुझे खेड़ा जिले के सत्याग्रह का काम हाथ में लेना पड़ा। खेड़ा जिले में अकाल की सी स्थिति होने के कारण खेड़ा के पाटीदार लोग लगान माफ कराने की कोशिश कर रहे थे। इस विषय में श्री अमृतलाल ठक्कर ने जांच करके रिपोर्ट तैयार की थी। इस बारे में कोई निश्चित सलाह देने से पहले मैं कमिश्नर से मिला। श्री मोहनलाल पंड्या और श्री शंकरलाल पारीख अथक परिश्रम कर रहे थे। वे स्वर्गीय गोकुलदास कहानदास पारेख और विट्ठल भाई पटेल के द्वारा धारा सभा में आंदोलन कर रहे थे। सरकार के पास डेपुटेशन भी गया था। लोगों की मांग इतनी साफ और इतनी साधारण थी कि उसके लिए लड़ाई लड़ने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए थी। कानून ये था कि अगर ये फसल 4 ही आना या उससे कम आए तो उस साल का लगान माफ किया जाना चाहिए। पर सरकारी अधिकारियों का अंदाज 4 आने से अधिक था। लोगों द्वारा ये सिद्ध किया जा रहा था कि उपज 4 आने से कम आकी जानी चाहिए, पर सरकार क्यों मानने लगी? लोगों की ओर से पंच बैठाने की मांग की गई। सरकार को वो भी असह्य मालूम हुई।
जितना अनुनय विनय हो सकता था सो सब कर चुकने के बाद और साथियों से पराश्रम करने के पश्चात मैंने सत्याग्रह करने की सलाह दी। साथियों में खेड़ा जिले के सेवकों के अतिरिक्त मुख्यतः श्री वल्लभ भाई पटेल, श्री शंकरलाल बैंकर, श्री अनुसुईया बहन, श्री इंदुलाल कन्हैयालाल याज्ञिक, श्री महादेव देसाई आदि थे। श्री वल्लभ भाई पटेल अपनी बड़ी और बढ़ती हुई वकालत की बलि देकर आए थे। ऐसा कहा जा सकता था कि इसके बाद वे निश्चिंत होकर वकालत कर ही न सके। हम नडियाद के अनाथ आश्रम में ठहरे थे। अनाथ आश्रम में ठहरने को कोई विशेषता न समझे। नडियाद में उसके जैसा कोई स्वतंत्र मकान नहीं था जिसमें इतने सारे लोग समा सकें। अंत में नीचे लिखी प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर लिए गए। हम जानते हैं कि हमारे गांव की फसल 4 आने से कम हुई है। इस कारण हमने सरकार से प्रार्थना की कि वो लगान वसूली का काम अगले वर्ष तक मुलतवी रखे। फिर भी वो मुलतवी नहीं किया गया। अतएव हम नीचे सही करने वाले लोग ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हम इस साल का पूरा या बाकी रहा सरकारी लगान नहीं देंगे, पर उसे वसूल करने के लिए सरकार जो भी कानूनी कार्यवाही करना चाहेगी हम उसे करने देंगे और उससे होने वाले दुख को सहन करेंगे। यदि हमारी जमीन खालसा की गई तो हम उसे खालसा भी होने देंगे, पर अपने हाथों पैसे जमा करके हम झूठे नहीं ठहरेंगे और स्वाभिमान नहीं खोएंगे। अगर सरकार बाकी बची हुई सब जगहों में दूसरी किस्त की वसूली मुलतवी रखे तो हम में से जो लोग जमा कर सकते हैं वे पूरा अथवा बाकी रहा हुआ लगान जमा कराने को तैयार हैं। हम में से जो काम कर सकते हैं उनके लगान जमा न कराने का कारण ये है कि अगर समर्थ लोग जमा करा दें तो असमर्थ लोग घबराहट में पड़कर अपनी कोई भी चीज बेचकर या कर्ज लेकर लगान जमा करा देंगे और दुख उठाएंगे। हमारी ये मान्यता है कि ऐसी स्थिति में गरीबों की रक्षा करना समर्थ लोगों का कर्तव्य है। इस लड़ाई का अंत विचित्र रीति से हुआ। ये तो साफ था कि लोग थक चुके थे। जो दृढ़ रहे थे उन्हें पूरी तरह बर्बाद होने देने से संकोच हो रहा था। मेरा झुकाव इस ओर था कि सत्याग्रही के अनुरूप इसकी समाप्ति का कोई शोभास्पद परिणाम निकल आए तो उसे अपनाना ठीक होगा। ऐसा एक अनसोचा उपाय सामने आ गया। नडियाद तालुके के तहसीलदार ने संदेशा भेजा कि अगर अच्छी स्थिति वाले पाटीदार लगान अदा कर दें तो गरीबों का लगान मुलतवी रहेगा। इस विषय में मैंने लिखित स्वीकृति मांगी और वो मिल गई। तहसीलदार अपनी तहसील की ही जिम्मेदारी ले सकता था। सारे जिले की जिम्मेदारी तो कलेक्टर ही ले सकता था। इसलिए मैंने कलेक्टर से पूछा और उनका जवाब मिला कि तहसीलदार ने जो कहा है उसके अनुसार तो हुक्म निकल ही चुका है। मुझे इसका पता नहीं था, लेकिन यदि ऐसा हुक्म निकल चुका हो तो माना जा सकता है कि लोगों की प्रतिज्ञा का पालन हुआ। प्रतिज्ञा में यही वस्तु थी, अतएव इस हुक्म में हमने संतोष माना। फिर भी इस प्रकार की समाप्ति से हम प्रसन्न न हो सके। सत्याग्रह की लड़ाई के पीछे जो एक मिठास होती है वो इसमें नहीं थी। कलेक्टर मानता था कि उसने कुछ किया ही नहीं। गरीब लोगों को छोड़ने की बात कही जा सकती थी, किंतु वे शायद छूट जाएं। जनता ये कहने का अधिकार आजमा न सकी कि गरीब की गिनती किसमें की जाए। मुझे इस बात का दुख था कि जनता में इस प्रकार की शक्ति रह नहीं गई थी। अतएव लड़ाई की समाप्ति का उत्सव तो मनाया गया, पर इस दृष्टि से मुझे वो निस्तेज लगा। सत्याग्रह का शुद्ध अंत तभी माना जाता है जब जनता में आरंभ की अपेक्षा अंत में अधिक तेज और शक्ति पाई जाए। मैं इसका दर्शन न कर सका। इतने पर भी इस लड़ाई के जो अदृश्य परिणाम निकले उनका लाभ तो आज भी देखा जा सकता है और उठाया जा रहा है। खेड़ा की लड़ाई से गुजरात के किसान समाज की जागृति का और उसकी राजनीतिक शिक्षा का भी श्री गणेश हुआ। एकता की रट। जिन दिनों खेड़ा का आंदोलन चल रहा था उन दिनों यूरोप का महायुद्ध भी जारी था। वायसराय ने उसके सिलसिले में नेताओं को दिल्ली बुलाया था। मुझसे आग्रह किया गया था कि मैं भी उसमें हाजिर होऊं। मैं बता चुका हूं कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड के साथ मेरी मित्रता थी। मैंने निमंत्रण स्वीकार किया और मैं दिल्ली गया, किंतु इस सभा में सम्मिलित होते समय मेरे मन में एक संकोच था। मुख्य कारण तो ये था कि इस सभा में अली भाइयों को, लोकमान्य को और दूसरे नेताओं को निमंत्रित नहीं किया गया था। उस समय अली भाई जेल में थे। उनसे मैं 1-2 बार ही मिला था। उनके बारे में मैंने सुना बहुत था। उनकी सेवावृत्ति और बहादुरी की सराहना सब कोई करते थे। हकीम साहब के संपर्क में मैं अब तक नहीं आया था। स्वर्गीय आचार्य रुद्र और दीन बंधु एंड्रयूज के मुंह से उनकी बहुत प्रशंसा सुनी थी। कलकत्ते में हुई मुस्लिम लीग की बैठक के समय श्वेब कुरैशी और बैरिस्टर रहमान के साथ भी मेरी जान पहचान हो चुकी थी।
मैं सज्जन मुसलमानों की संगति के अवसर ढूंढता रहता था और जो पवित्र तथा देशभक्त माने जाते थे उनसे जान पहचान करके उनकी भावना को जानने की तीव्र इच्छा मुझ में रहती थी। इसलिए वे अपने समाज में मुझे जहां कहीं ले जाते मैं बिना किसी आनाकानी के वहां चला जाता था। अली भाइयों की नजरबंदी के बाद मुसलमान भाई मुझे कलकत्ता मुस्लिम लीग की बैठक में ले गए। वहां मुझसे बोलने को कहा गया और मैं बोला। मैंने मुसलमानों को समझाया कि अली भाइयों को छुड़ाना उनका धर्म है। इसके बाद वे मुझे अलीगढ़ कॉलेज में भी ले गए। वहां मैंने मुसलमानों को देश के लिए फकीरी अख्तियार करने की दावत दी। अली भाइयों को छुड़ाने के लिए मैंने सरकार से पत्र व्यवहार शुरू किया। उसके निमित्त से इन भाइयों के खिलाफ संबंधी हलचल का अध्ययन किया, मुसलमानों के साथ चर्चाएं की। मुझे लगा कि अगर मैं मुसलमानों का सच्चा मित्र बनना चाहता हूं तो मुझे अली भाइयों को छुड़ाने में और खिलाफत के प्रश्न को न्यायपूर्वक सुलझाने में पूरी मदद करनी चाहिए। खिलाफत का सवाल मेरे लिए सरल था। मुझे उसके स्वतंत्र गुण दोष देखने की जरूरत नहीं थी। मुझे लगा कि अगर उसके संबंध में मुसलमानों की मांग नीति विरुद्ध न हो तो मुझे उनकी मदद करनी ही चाहिए। चूंकि मैंने खिलाफत के मामले में मुसलमानों का साथ दिया था, इसलिए इस संबंध में मित्रों और आलोचकों ने मेरी काफी आलोचना की है। उन सब पर विचार करने के बाद जो राय मैंने बनाई और जो मदद दी या दिलाई, उसके बारे में मुझे कोई भी पश्चाताप नहीं है, न उसमें मुझे कोई सुधार ही करना है। मुझे लगता है कि आज भी ऐसा सवाल उठे तो मेरा व्यवहार पहले की तरह ही होगा। इस प्रकार के विचार लेकर मैं दिल्ली गया। मुसलमानों के दुख की चर्चा मुझे वायसराय से करनी थी। खिलाफत के प्रश्न ने अभी पूर्ण स्वरूप धारण नहीं किया था। दिल्ली पहुंचते ही दीन बंधु एंड्रयूज ने एक नैतिक प्रश्न खड़ा कर दिया। उन्हीं दिनों इटली और इंग्लैंड के बीच गुप्त संधि होने की जो चर्चा अंग्रेजी अखबारों में छिड़ी थी, उसकी बात कहकर दीन बंधु ने मुझसे कहा कि यदि इंग्लैंड ने इस प्रकार की गुप्त संधि किसी राष्ट्र के साथ की हो तो आप इस सभा में सहायक की तरह कैसे भाग ले सकते हैं। मैं इन संधियों के विषय में कुछ भी नहीं जानता। दीन बंधु का शब्द मेरे लिए पर्याप्त था। इस कारण जो निमित्त बनाकर मैंने लॉर्ड चेम्सफोर्ड को पत्र लिखा कि सभा में सम्मिलित होते हुए मुझे संकोच हो रहा है, उन्होंने मुझे चर्चा के लिए बुलाया। उनके साथ और बाद में मिस्टर मैफी के साथ मेरी लंबी चर्चा हुई। उसका परिणाम ये हुआ कि मैंने सभा में सम्मिलित होना स्वीकार किया। थोड़े में वायसराय की दलील ये थी कि आप ये तो नहीं मानते कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल जो कुछ करे उसकी जानकारी वायसराय को होनी ही चाहिए। मैं ये दावा नहीं कर सकता कि ब्रिटिश सरकार कभी भूल करती ही नहीं, कोई भी ऐसा दावा नहीं करता, किंतु यदि आप ये स्वीकार करते हैं कि उसका अस्तित्व संसार के लिए कल्याणकारी है, यदि आप ये मानते हैं कि उसके कार्यों से इस देश को कुल मिलाकर कुछ लाभ हुआ है, तो क्या आप ये स्वीकार नहीं करेंगे कि उसकी विपत्ति के समय उसे मदद पहुंचाना प्रत्येक नागरिक का धर्म है। गुप्त संधि के विषय में आपने समाचार पत्रों में जो देखा है वही मैंने भी देखा है। इससे अधिक मैं कुछ नहीं जानता, ये मैं आपसे विश्वास पूर्वक कह सकता हूँ। अखबारों में कैसी कैसी गप्पें आती हैं ये तो आप जानते ही हैं। क्या अखबारों में आई हुई एक निंदा सूचक बात पर आप ऐसे समय राज्य का त्याग कर सकते हैं? लड़ाई समाप्त होने पर आपको जितने नैतिक प्रश्न उठाने हो उतने उठा सकते हैं और जितनी तकरार करनी हो उतनी कर सकते हैं। ये दलील हालांकि नई नहीं थी, लेकिन जिस अवसर पर और जिस रीति से ये पेश की गई उससे मुझे ये नई जैसी लगी और मैंने सभा में जाना स्वीकार कर लिया। खिलाफत के बारे में ये निश्चय हुआ कि मैं वायसराय को पत्र लिखकर भेजूं। रंग रूटों की भर्ती। मैं सभा में हाजिर हुआ। वायसराय की तीव्र इच्छा थी कि मैं सिपाहियों की मदद वाले प्रस्ताव का समर्थन करूं। मैंने हिंदुस्तानी में बोलने की इजाजत चाही। वायसराय ने इजाजत तो दे दी, किंतु साथ ही अंग्रेजी में भी बोलने को कहा। मुझे भाषण तो करना नहीं था। मैंने वहां जो कहा सो इतना ही था कि मुझे अपनी जिम्मेदारी का पूरा ख्याल है और उस जिम्मेदारी को समझते हुए मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। सभा में कहे गए वाक्य में मेरे लिए तो बहुत वजन था। मैं उस सभा को अथवा उस समर्थन को भूल नहीं सकता था। अपनी एक जिम्मेदारी तो मुझे दिल्ली में ही पूरी कर लेनी थी। वायसराय को पत्र लिखने का काम मुझे सरल न जान पड़ा। सभा में जाने की अपनी अनिच्छा, उसके कारण भविष्य की आशाएं आदि की सफाई देना मुझे अपने लिए, सरकार के लिए और जनता के लिए आवश्यक मालूम हुआ। ये पत्र शिमला भेजना था, क्योंकि सभा के समाप्त होते ही वायसराय शिमला पहुंच गए थे। वहां डाक द्वारा पत्र भेजने में देर होती थी। मेरी दृष्टि में पत्र का महत्व था। समय बचाने की आवश्यकता थी। हर किसी के साथ वो पत्र भेजने की इच्छा न थी। मुझे लगा कि पत्र किसी पवित्र मनुष्य के द्वारा जाए तो अच्छा हो।
दीनबंधु और सुशील रुद्र ने रेवरेंड आयरलैंड नामक एक सज्जन का नाम सुझाया। उन्होंने पत्र ले जाना स्वीकार कर लिया, बशर्ते कि पढ़ने पर वो उन्हें शुद्ध प्रतीत हो। पत्र व्यक्तिगत नहीं था, सो उन्होंने पढ़ा, उन्हें अच्छा लगा और वो ले जाने को राजी हो गए। मैंने दूसरे दर्जे का रेल किराया देने की व्यवस्था की, किंतु उन्होंने उसे लेने से इनकार किया और रात की यात्रा होते हुए भी ड्योढ़े दर्जे का ही टिकट लिया। उनकी सादगी, सरलता और स्पष्टता पर मैं मुग्ध हो गया। इस प्रकार पवित्र हाथों द्वारा दिए गए पत्र का परिणाम मेरी दृष्टि से अच्छा ही हुआ। उससे मेरा मार्ग साफ हो गया। मेरी दूसरी जिम्मेदारी रंगरूट भर्ती करने की थी। इसकी याचना मैं खेड़ा में न करता तो और कहाँ करता। पहले अपने साथियों को न न्योतता तो किसे न्योतता। खेड़ा पहुंचते ही वल्लभ भाई इत्यादि के साथ मैंने सलाह की। उनमें से कुछ के गले बात तुरंत नहीं उतरी। जिनके गले उतरी, उन्होंने कार्य की सफलता के विषय में शंका प्रकट की। जिन लोगों में रंगरूटों की भर्ती करनी थी, उन लोगों में सरकार के प्रति किसी प्रकार का अनुराग नहीं था। सरकारी अफसरों का उन्हें जो कड़वा अनुभव था, वो अब भी ताजा था। फिर भी सब इस पक्ष में हो गए कि काम शुरू कर दिया जाए। शुरू करते ही मेरी आंख खुली, मेरा आशावाद भी कुछ शिथिल पड़ा। खेड़ा की लड़ाई में लोग अपनी बैलगाड़ी मुफ्त में दे देते थे। जहां एक स्वयं सेवक की हाजिरी की जरूरत थी, वहां 3-4 मिल जाते। अब पैसे देने पर भी गाड़ी दुर्लभ हो गई, लेकिन हम यूं निराश होने वाले नहीं थे। गाड़ी के बदले हमने पैदल यात्रा करने का निश्चय किया। रोज 20 मील की मंजिल तय करनी थी। जहां गाड़ी न मिलती, वहां खाना कैसे मिलता, मांगना भी उचित नहीं जान पड़ा। अतएव ये निश्चय किया कि प्रत्येक स्वयं सेवक अपने खाने के लिए पर्याप्त सामग्री अपनी थैली में लेकर निकले। गर्मी के दिन थे, इसलिए साथ में ओढ़ने के लिए तो कुछ रखने की आवश्यकता नहीं थी। हम जिस गांव में जाते, उस गांव में सभा करते। लोग आते, लेकिन भर्ती के नाम पर मुश्किल से 1 या 2 ही मिलते। आप अहिंसावादी होकर हमें हथियार उठाने के लिए क्यों कहते हैं? सरकार ने हिंदुस्तान का क्या भला किया है कि आप हमें उनकी मदद करने को कह रहे हैं? ऐसे अनेक प्रकार के प्रश्न मेरे सामने रखे जाते। ये सब होते हुए भी धीरे धीरे हमारे सतत कार्य का प्रभाव लोगों पर पड़ने लगा था। नाम भी काफी संख्या में दर्ज होने लगे थे और हम ये मानने लगे थे कि अगर पहली टुकड़ी निकल पड़े तो दूसरों के लिए रास्ता खुल जाएगा। यदि रंगरूट निकलें तो उन्हें कहाँ रखा जाए, इत्यादि प्रश्नों की चर्चा मैं कमिश्नर से करने लगा था। कमिश्नर दिल्ली के ढंग पर जगह जगह सभाएं करने लगे थे। गुजरात में भी वैसी एक सभा हुई। उसमें मुझे और साथियों को निमंत्रित किया गया। मैं उसमें भी सम्मिलित हुआ था, पर यदि दिल्ली की सभा में मेरे लिए कम स्थान था, तो यहाँ की सभा में तो उससे भी कम स्थान मुझे अपने लिए मालूम हुआ। जी हुजूरी के वातावरण में मुझे चैन न पड़ता था। यहाँ मैं कुछ अधिक बोला था। मेरी बातों में खुशामद जैसी तो कोई चीज नहीं थी, बल्कि 1-2 कड़वे शब्द जरूर थे। ऊपर वायसराय को लिखे जिस पत्र का उल्लेख किया गया है, उसका सार नीचे दिया जाता है। युद्ध परिषद में उपस्थित रहने के विषय में मेरी अनिच्छा थी, पर आपसे मिलने के बाद वो दूर हो गई और उसका एक कारण ये अवश्य था कि आपके प्रति मुझे बड़ा आदर है। न आने के कारणों में मजबूत कारण ये था कि उसमें लोकमान्य तिलक, मिसेस बेसेंट और अली भाई निमंत्रित नहीं किए गए थे। इन्हें मैं जनता के बहुत शक्तिशाली नेता मानता हूँ। मुझे तो लगता है कि इन्हें निमंत्रित न करने में सरकार ने गंभीर भूल की है और मैं अभी भी ये सुझाता हूं कि प्रांतीय परिषद की बैठकें की जाए तो उनमें इन्हें निमंत्रित किया जाए। मेरा ये नम्र मत है कि कोई सरकार ऐसे प्रौढ़ नेताओं की उपेक्षा नहीं कर सकती, फिर भले उनके साथ उसका कैसा भी मतभेद क्यों न हो। इस स्थिति में मैं सभा की समितियों में उपस्थित नहीं रह सका और सभा में प्रस्ताव का समर्थन करके ही संतुष्ट रहा। सरकार के सम्मुख मैंने जो सुझाव रखे हैं, उनके स्वीकृत होते ही मैं अपने समर्थन को अमली रूप देने की आशा रखता हूं। जिस साम्राज्य में आगे चलकर हम संपूर्ण रूप से साझेदार बनने की आशा रखते हैं, संकट के समय में उसकी पूर्ण मदद करना हमारा धर्म है। किंतु मुझे ये तो कहना ही चाहिए कि इसके साथ ही आशा बंधी हुई है कि मदद के कारण हम अपने ध्येय तक शीघ्र पहुंच सकेंगे। अतएव लोगों को ये मानने का अधिकार है कि आपके भाषण में जिन सुधारों के तुरंत अमल में आने की आशा प्रकट की गई है, उन सुधारों में कांग्रेस और मुस्लिम लीग की मुख्य मांगों का समावेश किया जाएगा। यदि मेरे लिए ये संभव होता तो मैं ऐसे समय होम रूल आदि का उच्चारण तक न करता, बल्कि मैं समस्त शक्तिशाली भारतीयों को प्रेरित करता कि साम्राज्य के संकट के समय वे उसकी रक्षा के लिए चुपचाप खप जाएं। इतना करने से ही हम साम्राज्य के बड़े से बड़े और आदरणीय साझेदार बन जाते हैं और रंग भेद और देश भेद का नामो निशान भी न रहेगा।
पर शिक्षित समाज ने इससे कम प्रभावकारी मार्ग अपनाया है। आम लोगों पर उसका बड़ा प्रभाव है। मैं जब से हिंदुस्तान आया हूं तभी से आम लोगों के साथ संपर्क में आता रहा हूं और मैं आपको ये बतलाना चाहता हूं कि होम रूल की लगन उनमें बैठ गई है। होम रूल के बिना लोगों को कभी संतोष न होगा। वे समझते हैं कि होम रूल प्राप्त करने के लिए जितना बलिदान दिया जाए उतना कम है। अतएव यद्यपि साम्राज्य के लिए जितने स्वयं सेवक दिए जा सकें उतने देने चाहिए, तथापि आर्थिक सहायता के विषय में मैं ऐसा नहीं कह सकता। लोगों की हालत को जानने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि हिंदुस्तान जो सहायता दे चुका है वो उसके सामर्थ्य से अधिक है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि सभा में जिन्होंने समर्थन किया है उन्होंने मरते दम तक सहायता करने का निश्चय किया है। फिर भी हमारी स्थिति विषम है। हम एक पीढ़ी के हिस्सेदार नहीं हैं। हमारी मदद की नींव भविष्य की आशा पर खड़ी की गई है और ये आशा क्या है जो जरा खोल कर कहने की जरूरत है। मैं सौदा करना नहीं चाहता, पर मुझे इतना तो कहना ही चाहिए कि उसके बारे में हमारे मन में निराशा पैदा हो जाए तो साम्राज्य के विषय में आज तक की हमारी धारणा भ्रम मानी जाएगी। आपने घर के झगड़े भूल जाने की सलाह दी है। यदि उसका अर्थ ये हो कि अत्याचार और अधिकारियों के अपकृत्य सहन कर लिए जाएं तो यह असंभव है। संगठित अत्याचार का सामना अपनी समूची शक्ति लगाकर करना मैं अपना धर्म मानता हूं। अतएव आपको अधिकारियों को ये सुझाना चाहिए कि वे एक भी मनुष्य की अवगणना न करें और लोकमत का उतना आदर करें जितना पहले कभी नहीं किया गया है। चंपारण में 100 साल पुराने अत्याचार का विरोध करके मैंने ब्रिटिश न्याय की सर्वश्रेष्ठता सिद्ध कर दिखाई है। खेड़ा की जनता ने देख लिया है कि जब उसमें सत्य के लिए दुख सहने की शक्ति होती है तब वास्तविक सत्ता राज सत्ता नहीं बल्कि लोक सत्ता होती है और फलतः जनता जिस शासन को शाप देती है उसके प्रति उसकी कटुता कम हुई है और जिस हुकूमत ने सविनय कानून भंग को सहन कर लिया वो लोकमत की पूरी उपेक्षा करने वाली हो ही नहीं सकती, इसका उसे विश्वास हो गया है। अतएव मैं ये मानता हूं कि चंपारण और खेड़ा में मैंने जो काम किया है वो इस लड़ाई में मेरी सेवा है। यदि आप मुझसे इस प्रकार का अपना काम बंद कर देने को कहेंगे तो मैं ये मानूंगा कि आपने मुझे मेरी सांस बंद करने के लिए कहा है। यदि आत्मबल को अर्थात प्रेम बल को शस्त्र बल के बदले लोकप्रिय बनाने में मैं सफल हो भी जाऊं तो मैं ये मानता हूं कि हिंदुस्तान सारे संसार की टेढ़ी नजर का भी सामना कर सकता है। अतएव हर बार मैं दुख सहन करने की इस सनातन नीति को अपने जीवन में बुन लेने के लिए अपनी आत्मा को कसता रहूंगा और इस नीति को स्वीकार करने के लिए दूसरों को निमंत्रण देता रहूंगा। और यदि मैं किसी अन्य कार्य में योग देता हूं तो उसका हेतु भी केवल इसी नीति की अद्वितीय उत्तमता सिद्ध करना है। अंत में मैं आपसे विनती करता हूं कि आप मुसलमानी राज्यों के बारे में स्पष्ट आश्वासन देने के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल को लिखिए। आप जानते हैं कि इसके बारे में हर एक मुसलमान को चिंता बनी रहती है। स्वयं हिंदू होने के कारण उनकी भावना के प्रति मैं उपेक्षा का भाव नहीं रख सकता। उनका दुख हमारा दुख है। इन मुसलमानी राज्यों के अधिकारों की रक्षा में, उनके धर्म स्थानों के बारे में, उनकी भावना का आदर करने में और हिंदुस्तान की होम रूल विषयक मांग को स्वीकार करने में साम्राज्य की सुरक्षा समाई हुई है। चूंकि मैं अंग्रेजों से प्रेम करता हूं इसलिए मैंने ये पत्र लिखा है और मैं चाहता हूं कि जो वफादारी एक अंग्रेज में है वही वफादारी हर एक हिंदुस्तानी में जागे। मृत्यु शैया पर। रंगरूटों की भर्ती के काम में मेरा शरीर काफी क्षीण हो गया। उन दिनों मेरे आहार में मुख्यतः सिकी हुई और कुटी हुई मूंगफली, उसके साथ थोड़ा गुड़, केले वगैरह फल और 2-3 नींबू का पानी, इतनी ही चीजें रहा करती थीं। मैं जानता था कि अधिक मात्रा में खाने से मूंगफली नुकसान करती है, फिर भी वो अधिक खा ली गई, जिसके कारण पेट में कुछ पेचिश रहने लगा। मैं समय समय पर आश्रम में तो आता ही था, मुझे ये पेचिश बहुत ध्यान देने योग्य प्रतीत नहीं हुआ। रात आश्रम पहुंचा। उन दिनों में दवा कदाचित ही लेता था। विश्वास ये था कि एक बार का खाना छोड़ देने से दर्द मिट जाएगा। दूसरे दिन सवेरे कुछ भी न खाया था। इससे दर्द लगभग बंद हो चुका था, पर मैं जानता था कि मुझे उपवास चालू रखना चाहिए अथवा खाना ही हो तो फल के रस जैसी कोई चीज लेनी चाहिए। उस दिन कोई त्योहार था। मुझे याद पड़ता है कि मैंने कस्तूरबाई से कह दिया था कि मैं दोपहर को भी नहीं खाऊंगा, लेकिन उसने मुझे ललचाया और मैं लालच में फंस गया। उन दिनों में किसी पशु का दूध नहीं लेता था। इससे घी और छाछ का भी मैंने त्याग कर दिया था। इसलिए उसने मुझसे कहा कि आपके लिए दले हुए गेहूं को तेल में भूनकर लपसी बनाई गई है। खास तौर पर आपके लिए ही पूरे मूंग भी बनाए गए हैं।
मैं स्वाद के वश होकर पिघला। पिघलते हुए भी इच्छा तो ये रखी थी कि कस्तूरबाई को खुश करने के लिए थोड़ा सा खा लूंगा, स्वाद भी ले लूंगा और शरीर की रक्षा भी कर लूंगा। पर शैतान अपना निशाना ताक कर बैठा था। खाने बैठा तो थोड़ा खाने के बदले पेट भर कर खाया। इस प्रकार स्वाद तो मैंने पूरा कर लिया, पर साथ ही यमराज को न्योता भी भेज दिया। खाने के बाद 1 घंटा भी न बीता था कि जोर की पेचिश शुरू हो गई। रात को नडियाद तो वापस जाना ही था। साबरमती स्टेशन तक पैदल गया, पर 1.25 मील का वो रास्ता तय करना मुश्किल हो गया। अहमदाबाद स्टेशन पर वल्लभ भाई पटेल मिलने वाले थे। वे मिले, उन्होंने मेरी पीड़ा ताड़ ली। फिर भी मैंने उन्हें अथवा दूसरे साथियों को ये मालूम न होने दिया कि पीड़ा असह्य थी। हम नडियाद पहुंचे। वहां से अनाथ आश्रम जाना था, जो आधे मील से कुछ कम दूर था, लेकिन उस दिन ये दूरी 10 मील के बराबर मालूम हुई। बड़ी मुश्किल से मैं घर पहुंचा, लेकिन पेट का दर्द बढ़ता ही जाता था। 15-15 मिनट से पाखाने की हालत मालूम होती थी। आखिर में हारा। मैंने अंततः असह्य वेदना प्रकट की और बिछौना पकड़ा। आश्रम के आम पाखाने में जाता था, उसके बदले 2 मंजिले पर कमोड मंगवाया। शर्म तो बहुत आई, पर मैं लाचार हो गया था। फूलचंद बापूजी बिजली की गति से कमोड ले आए। चिंतातुर होकर साथियों ने मुझे चारों ओर से घेर लिया। उन्होंने मुझे अपने प्रेम से नहला दिया, पर वे बेचारे मेरे दुख में किस प्रकार हाथ बटा सकते थे। मेरे हठ का कोई पार न था। मैंने डॉक्टर को बुलाने से इनकार कर दिया। दवा तो लेनी ही न थी। सोचा किए हुए पाप की सजा भोगूंगा। साथियों ने ये सब मुंह लटकाकर सहन किया। 24 घंटों में 30-40 बार पखाने की हाजत हुई होगी। खाना मैं बंद कर ही चुका था, और शुरू के दिनों में तो मैंने फल का रस भी नहीं लिया था। लेने की बिल्कुल रुचि न थी। आज तक जिस शरीर को मैं पत्थर के समान मानता था, वो अब गीली मिट्टी जैसा बन गया। शक्ति क्षीण हो गई। साथियों ने दवा लेने के लिए समझाया, परंतु मैंने इनकार किया। उन्होंने पिचकारी लगवाने की सलाह दी, मैंने उससे भी इनकार कर दिया। उस समय का पिचकारी विषयक मेरा अज्ञान हास्यास्पद था। मैं ये मानता था कि पिचकारी में किसी न किसी प्रकार की लसी होगी। बाद में मुझे मालूम हुआ कि वो तो निर्दोष वनस्पति से बनी औषधि की पिचकारी थी। पर जब मुझे समझ में आया, तब तक अवसर बीत चुका था। हाजतें तो जारी ही थीं। अतिशय परिश्रम के कारण बुखार आ गया और बेहोशी भी आ गई। मित्र अधिक घबराए, दूसरे डॉक्टर भी आए, पर जो रोगी उनकी बात न माने, उसके लिए वो क्या कर सकते थे। सेठ अंबालाल और उनकी धर्मपत्नी दोनों नडियाद आए। साथियों से चर्चा करने के बाद वे अत्यंत सावधानी के साथ मुझे मिर्जापुर वाले अपने बंगले पर ले गए। इतनी बात तो मैं अवश्य कह सकता हूँ कि अपनी इस बीमारी में मुझे जो निर्मल और निष्काम सेवा प्राप्त हुई, उससे अधिक सेवा कोई नहीं प्राप्त कर सकता। मुझे हल्का बुखार रहने लगा। मेरा शरीर क्षीण होता गया। बीमारी काफी लंबे समय तक चलेगी, शायद मैं बिछौने से उठ न सकूं, ऐसा भी एक विचार मन में पैदा हुआ। अंबालाल सेठ के बंगले में प्रेम से घिरा होने पर भी मैं अशांत हो उठा, और मैंने उनसे प्रार्थना की कि वे मुझे आश्रम ले जाएं। मेरा अतिशय आग्रह देखकर वो मुझे आश्रम ले गए। मैं अभी आश्रम में पीड़ा भोग ही रहा था कि इतने में वल्लभ भाई समाचार लाए कि जर्मनी पूरी तरह हार चुका है और कमिश्नर ने कहलवाया है कि रंगरूट भर्ती करने की कोई आवश्यकता नहीं। ये सुनकर भर्ती की चिंता से मैं मुक्त हुआ और मुझे शांति मिली। उन दिनों में जल का उपचार करता था और उससे शरीर टिका हुआ था। पीड़ा शांत हो गई थी, किंतु शरीर किसी भी उपाय से पुष्ट नहीं हो रहा था। वैद्य मित्र और डॉक्टर मित्र अनेक प्रकार की सलाह देते थे, पर मैं किसी तरह की दवा पीने को तैयार न हुआ। 2-3 मित्रों ने सलाह दी कि दूध लेने में आपत्ति हो तो मांस का शोरबा लेना चाहिए, और औषधि के रूप में मांस आदि चाहे जो वस्तु ली जा सकती है। इसके समर्थन में उन्होंने आयुर्वेद के प्रमाण दिए। एक ने अंडे लेने की सिफारिश की, लेकिन मैं इनमें से किसी भी सलाह को स्वीकार न कर सका। मेरा एक ही उत्तर था, नहीं। खाद्याखाद का निर्णय मेरे लिए केवल शास्त्रों के श्लोकों पर अवलंबित नहीं था, बल्कि मेरे जीवन के साथ वो स्वतंत्र रीति से जुड़ा हुआ था। चाहे जो चीज खाकर और चाहे जैसा उपचार करके जीने का मुझे तनिक भी लोभ न था। जिस धर्म का आचरण मैंने अपने पुत्रों के लिए किया, स्त्री के लिए किया, स्नेहियों के लिए किया, उस धर्म का त्याग मैं अपने लिए कैसे करता। इस प्रकार मुझे अपनी इस बहुत लंबी और जीवन की सबसे पहली इतनी बड़ी बीमारी में धर्म का निरीक्षण करने और उसे कसौटी पर चढ़ाने का अलभ्य लाभ मिला। एक रात तो मैंने बिल्कुल ही आशा छोड़ दी थी। मुझे ऐसा भास हुआ कि अब मृत्यु समीप है। श्री अनुसूया बहन को ये खबर भिजवाई गई। वे आईं।
वल्लभ भाई आए, डॉक्टर कानूगा आए। डॉक्टर कानूगा ने मेरी नाड़ी देखी और कहा कि मैं खुद तो मरने के कोई चिन्ह नहीं देख रहा हूं। नाड़ी साफ है, केवल कमजोरी के कारण आपके मन में घबराहट है। लेकिन मेरा मन न माना। रात तो बीती, किंतु उस रात में शायद ही सो सका। सवेरा हुआ, मौत न आई। फिर भी उस समय जीने की आशा में न बांध सका और ये समझकर कि मृत्यु समीप है, जितनी देर बन सके उतनी देर तक साथियों से गीता पाठ सुनने में लगा रहा। कामकाज करने की कोई शक्ति मुझ में न रही थी। पढ़ने जितनी भी शक्ति नहीं रह गई थी। किसी के साथ बात करने की भी इच्छा न होती थी। थोड़ी बात करने से दिमाग थक जाता था। इस कारण जीने में कोई रस नहीं रह गया था। जीने के लिए जीना मुझे कभी पसंद नहीं था। बिना कुछ कामकाज किए साथियों की सेवा लेकर क्षीण हो रहे शरीर को टिकाए रखने में मुझे भारी उकताहट मालूम होती थी। यूं मैं मौत की राह बैठा देखता था। इतने में डॉक्टर तलवलकर एक विचित्र प्राणी को लेकर आए। वे महाराष्ट्री हैं। हिंदुस्तान उन्हें पहचानता नहीं। मैं उन्हें देखकर समझ सका था कि वे मेरी ही तरह चक्रम हैं। वे अपने उपचार का प्रयोग मुझ पर करने के लिए आए थे। उन्हें डॉक्टर तलवलकर अपनी सिफारिश के साथ मेरे पास लाए थे। उन्होंने ग्रांट मेडिकल कॉलेज से डॉक्टरी का अध्ययन किया था, पर वे डिग्री नहीं पा सके थे। बाद में मालूम हुआ कि वे ब्रह्म समाजी हैं और उनका नाम केलकर है। बड़े स्वतंत्र स्वभाव के हैं। वे बर्फ के उपचार के बड़े हिमायती हैं। मेरी बीमारी की बात सुनकर जिस दिन वे मुझ पर बर्फ का अपना उपचार आजमाने के लिए आए, उसी दिन से हम उन्हें आइस डॉक्टर के उपनाम से पहचानते हैं। अपने विचारों के विषय में वे अत्यंत आग्रही हैं, पर उनकी खोजें योग्य हों अथवा अयोग्य, मैंने उन्हें अपने शरीर पर प्रयोग करने दिए। मुझे बाह्य उपचारों से स्वस्थ होना अच्छा लगता था, सो भी बर्फ के अर्थात पानी के। अतएव उन्होंने मेरे सारे शरीर पर बर्फ घिसनी शुरू की। इस इलाज से जितने परिणाम की आशा वे लगाए हुए थे, उतना परिणाम तो मेरे संबंध में नहीं निकला। फिर भी मैं रोज मौत की राह देखा करता था। अब मरने के बदले कुछ जीने की आशा रखने लगा। मुझ में कुछ उत्साह पैदा हुआ। मन के उत्साह के साथ मैंने शरीर में भी उत्साह का अनुभव किया। मैं कुछ अधिक खाने लगा। रोज 5-10 मिनट घूमने भी लगा। अब उन्होंने सुझाया कि अगर आप अंडे का रस पिएं तो आप में जितनी शक्ति आई है उससे अधिक शक्ति की गारंटी मैं दे सकता हूं। अंडा दूध के समान ही निर्दोष है। वे मांस तो हरगिज नहीं है। हर एक अंडे में से बच्चा पैदा होता है, ऐसा कोई नियम नहीं। जिनसे बच्चे पैदा नहीं होते ऐसे निर्जीव अंडे भी काम में लाए जाते हैं। इसे मैं आपको सिद्ध करके दिखा सकता हूं। पर मैं ऐसे निर्जीव अंडे लेने को भी तैयार न हुआ। फिर भी मेरी गाड़ी कुछ आगे बढ़ी और मैं आसपास के कामों में थोड़ा रस लेने लग गया।